जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नेंस से रिलेटेड न्यूज़ की। तो पहली न्यूज़ है हमारी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से रिलेटेड। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को 20 साल हो गए हैं। 2005 में इसे लागू किया था, 2025 में इसे 20 साल हो जाएंगे। और इसका जो मेन पर्पस है कि पब्लिक अथॉरिटी से उसकी इन्फॉर्मेशन, एक सर्टेन टाइप की इन्फॉर्मेशन हम पूछ सकते हैं, डेटा ले सकते हैं और उनके बेसिस पर रिसर्च या एनालिसिस हम कर सकते हैं कि उस डिपार्टमेंट ने क्या प्रोग्रेस की है या नहीं की है, या उससे किसी को फ़ायदा पहुँचा है नहीं पहुँचा है। तो वो इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस हुआ था राज नारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। इसमें एक कमीशन बनाई गई है जो कि सेंटर और स्टेट लेवल पे काम करती है, वो है इन्फॉर्मेशन कमीशन। सेंटर में होगी सेंटर इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट में होगी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो इसमें यही लोग इम्प्लीमेंट करती है, यही कमीशन इम्प्लीमेंट करती है। इसमें एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और एक और होंगे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो कि 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये इस एक्ट को या इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक मामूली सी कुछ फीस लेते हैं ये लोग, जिसके बाद ये डिपार्टमेंट के पास जाते हैं जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो इन्हें अपॉइंट कौन करता है? चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स को। तो एक कमेटी बैठती है, उसमें पीएम होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के, और यूनियन कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो कि नॉमिनेट करते हैं पीएम खुद। तो ये तीन लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कौन होगा चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स। इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। 3 साल का इनका पीरियड होता है, 3 साल के लिए इनका टेन्योर होता है दोनों का, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर दोनों का। तो इसमें कुछ लिमिटेड टाइम होता है जिसके अंतर्गत वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और अभी एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मांग रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी वो डिग्री दिखाने से मना कर रही है कि हम ऐसे ही किसी बेवजह हम किसी को कुछ नहीं, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते जब तक वो पब्लिक से रिलेटेड नहीं है, मतलब पब्लिक को जेन्युइनली किसी उसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसे मना कर दिया है और ये केस फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है कि हम किसी की डिग्री, किसी नेता की डिग्री मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते। फिर इसमें कुछ एग्जाम्पशन है कि हम कुछ चीज़ें गवर्नमेंट से नहीं मांग सकते। जैसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर रहा है, या हमारे जिस फॉरेन स्टेट से, जैसे रशिया के साथ अच्छे रिलेशन है या भूटान के साथ अच्छे रिलेशन है, उनसे रिलेटेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे रिलेशन को ख़राब कर सके, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंस फैल जाए सोसाइटी में, या फिर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस हो जाए पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का। कोई इन्फॉर्मेशन जो कोर्ट ने मना कर रखा है कि इसे पब्लिश ना किया जाए, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हम नहीं मांग सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए किसी इन्फॉर्मेशन से, वो नहीं ले सकते। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं ले सकते राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर, और कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन ही हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं। तो अगर इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। और एक तरीके से ये जो है 30 दिन के अंदर अंदर जो है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है। और कोई अर्जेंट या इमरजेंसी वाली कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें 48 घंटे के अंदर अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी। 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। तो इसमें ये बोला गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ही जितने भी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनके टर्म्स, सैलरीज और अलाउंसेस, ये सारी चीज़ें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो एक कंट्रोवर्सी या अपोजिशन ये बोलती है जब सैलरी, अलाउंस और टर्म्स वगैरह ये कितने साल तक रहेंगे ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करेगी, तो ये एक तरीके से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कैसे दे पाएंगे। और इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी उठ रही है। पीएम मोदी की जो डिग्री मांग रहे हैं लोग, तो वो इसी रीज़न से मांग रहे हैं कि 2019 में अमेंडमेंट कर दिया है, इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत उन्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। क्योंकि अगर कुछ भी कंट्रोवर्सी होती है तो हो सकता है इनके टर्म, सैलरी, अलाउंस पे बात आ जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी आधार कार्ड से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आधार कार्ड जो है वो हमारी आइडेंटिटी को तो दर्शाता है, लेकिन ये एज अ डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में यूज़ नहीं कर सकते। तो आधार कार्ड जो है वो 12 डिजिट का एक नंबर होता है, और यहाँ एक फ़ोटो होता है, और यहाँ कुछ एड्रेस इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ नंबर होता है 12 डिजिट का। तो इसे जो है UIDAI जो है इशू करती है आधार कार्ड को, जो कि है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यही इसमें चेंजेस कर सकती है आधार कार्ड में, और अगर किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो उसे डीएक्टिवेट भी कर सकती है। इसमें ना तो कास्ट मेंशन होती है, रिलीजन, इनकम, हेल्थ, ज्योग्राफी, इनमें से ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं होती है। अब किसी के पास अगर आधार कार्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिटीजनशिप, मतलब वो इंडिया का सिटीजन बन गया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि NRI और OCI कार्ड होल्डर्स के पास भी आधार कार्ड हो सकता है, लेकिन OCI सिटीज़न तो नहीं होते इंडिया के, तो किसी कोई स्कीम का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड भी बनवा सकता है।
तो आधार कार्ड जो है वो काफ़ी सारी स्कीम्स में काम आता है, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स होते हैं काफ़ी सारी स्कीम्स में, जैसे पीएम किसान हो गया। तो इसमें जो है पूरे साल में 6,000 रुपये मिलते हैं किसान को, 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार करके। तो वो आधार कार्ड लिंक्ड होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, तो उससे उन्हें पैसे मिलते हैं। और भी कई सारी स्कीम्स हैं तो जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते हैं पैसे आधार की मदद से। जब आधार स्कीम लाई गई थी तो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी उठी थी, अपोजिशन ने काफ़ी सारे सवाल उठाए थे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे। तो ये केस पहुंचा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है इस एक्ट की, ये ठीक है और ये कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट नहीं करता। जैसा कि अपोजिशन बोल रही थी कि आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाएगा अगर हमारा डेटा लीक हो गया, या फिर हमारी लाइफ और डिग्निटी वगैरह, ये सब इनसे खिलवाड़ हो सकता है अगर आधार के थ्रू डेटा वगैरह लीक हो गया। एक तरीके का राइट टू प्राइवेसी का हनन हो सकता था इसके तहत। तो कोर्ट ने अपनी रूलिंग में कहा कि इसका जो डेटा है वो 6 महीने से ज़्यादा स्टोर नहीं हो सकता कहीं भी, और आधार जो है मैंडेटरी है कि ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स में काम में लिया जाएगा, जैसे पीएम किसान वगैरह हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी से बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए या फिर मोबाइल सिम के लिए जो है आधार कार्ड लिया ही जाएगा। ये ऑप्शन होता है कंज्यूमर के पास कि वो आधार कार्ड ना देके कोई और सी आईडी दे दें। तो ये मैंडेटरी नहीं था। मैंडेटरी किसके लिए था? ये सिर्फ सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए ये मैंडेटरी है आधार कार्ड। प्लस गवर्नमेंट जो है किसी प्राइवेट एंटिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकती कि हम आपको आधार का डेटा देंगे और आप फिर ये जो है हमारी स्कीम लागू कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। इससे राइट टू प्राइवेसी का हनन हो सकता है, जिसकी वजह से कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी जिससे आधार का डेटा शेयर हो। तो अब हम देख लेते हैं यूआईडीआई के बारे में कुछ बेसिक, कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसे जो है आधार एक्ट 2016 के तहत बनाया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो इसके कुछ फंक्शन हैं, जैसे ये कार्ड मतलब इशू करता है, एनरोलमेंट ऑथेंटिकेशन वगैरह करता है, उसका डिलीशन या फिर ओमिशन वगैरह करता है उस कार्ड में, जो भी मोडिफाई वगैरह होना है सब यूआईडीआई करता है। और डेवलपिंग पॉलिसी प्रोसीजर एंड सिस्टम फॉर इशूइंग आधार नंबर टू इंडिविजुअल, तो इनके लिए जो है पॉलिसी वगैरह बनाता है कि किस तरीके से आधार नंबर वगैरह देना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है 2 तरीके की होती हैं, एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली सेक्टर स्कीम में जो है 100% जो एक्सपेंडिचर होता है वो सेंटर करती है, और इसमें जो है डिवाइड होता है स्टेट और सेंटर के अंदर एक्सपेंडिचर। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 2 लोगों में एक्सपेंडिचर शेयर होता है, स्टेट और सेंटर। तो इसका बेसिक जान लेते हैं कि इसमें जो है 3 तरीके की प्रोसीजर होते हैं इसे लागू करने के। जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट या फिर हिली स्टेट्स हैं तो उसमें तो 90% प्लस 10% की शेयरिंग हुई, 90% गवर्नमेंट करेगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और अगर नॉर्मल स्टेट्स हैं तो उसमें होगी 60 और 40 की शेयरिंग, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 40 करेगी स्टेट गवर्नमेंट। और अगर यूटी है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होते हैं, एलजी होते हैं, तो वहाँ पर जो है 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। तो ये डिफरेंस है। और जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती हैं, सेंट्रली सेक्टर स्कीम, उसमें पूरा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। तो ये कुछ फंडिंग पैटर्न्स हैं, जैसे 90-10 ये सेंटर और स्टेट, जो कि 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और 3 हिमालयन स्टेट पे लागू होगा। अदर स्टेट में 60-40 का रेशो रहेगा। यूनियन टेरिटरीज में 100% का वो रहेगा कि यहाँ पर 100% फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो ये 3 टाइप की होती हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जैसे कोर स्कीम्स हो गई, कोर ऑफ द कोर स्कीम हो गई, और ऑप्शनल स्कीम हो गई। तो कोर स्कीम में बात की जाती है नेशनल डेवलप्ड एजेंडा के बारे में, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, जो नेशनली एक तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर एक तरीके से नेशनल लेवल पे उसे प्रोग्रेस करना है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गई, स्वच्छ भारत मिशन हो गया। तो ऐसे स्कीमों को हम कोर स्कीम्स बोलते हैं। तो कोर ऑफ कोर स्कीम वो होती हैं जो कि सोशली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, सोशल इंक्लूजन को प्रोवाइड करती हैं, जैसे मनरेगा हो गया, ठीक है, आयुष्मान भारत हो गया, और जैसे स्कॉलरशिप वगैरह की कई सारी स्कीम चली हुई हैं, या फिर जनजातीय योजना वगैरह चलती हैं जो ट्राइबल पीपल के लिए होती हैं। तो वो सारी स्कीम जो है कोर ऑफ कोर स्कीम्स में आ जाती है। फिर ऑप्शनल स्कीम में आती है कि जो स्टेट है उसके पास चॉइसेस रहती हैं कि वो किसी एक प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर ले। जैसे एग्जाम्पल जो है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन, इनमें से किसी एक को स्टेट चूज़ कर सकती है और फंड ले सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी मिशन कर्मयोगी। ये जो है सिविल सर्वेंट्स के लिए स्पेशली लॉन्च की गई है, ताकि एक तरीके से जो इनका हम देखते हैं सिविल सर्वेंट का रवैया थोड़ा अलग ही रहता है।
जैसे आम लोगों से वो ठीक से बात नहीं करते या फिर डांट के, कई सारी वीडियोस होती हैं आजकल तो ये जितने भी सिविल सर्वेंट है वीडियो बनाने में लगे रहते हैं, हम देखते हैं आम जनता से ठीक से बात तक नहीं करते, डांट के बात करते हैं। काफ़ी सारे ट्रैफिक ऑफिसर होते हैं जो एकदम ही चढ़ के बोलते हैं, गुस्से में रहते हैं हमेशा। तो काफ़ी सारी आती हैं वीडियोस निकल निकल के, तो उन्हीं के लिए ये स्कीम लाई गई है कि उनका थोड़ा जो सिटीज़न है उनसे बात करने का तरीका थोड़ा ठीक हो जाए और एफिशिएंटली वो वर्क कर सकें। अच्छे से ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी और प्रोफेशनली कैसे लोगों से डील करना है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। जैसे इसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि शिफ्टिंग फ्रॉम रोल टू रोल बेस्ड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। जैसे हम कहते हैं कि एक डीएम जो है वो एक राजा है और ये सारी ऐसी ऐसी चीज़ें चलती हैं सोसाइटी में, तो भाई वो राजा नहीं है, वो एक सिंपल सिविल सर्वेंट है जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जनता को। वो एक तरीके से राजा ना बोलो उसे, तो वो फिर अपने आप को राजा ही समझ लेता है और अपना रोल ठीक से अदा नहीं करता कि सिटीज़न के लिए ही वो है और सिटीज़न के ही नहीं सुन रहा है। या डीएम नहीं, और भी नीचे लेवल के जितने भी अधिकारी होते हैं तहसील लेवल पे और अलग अलग होते हैं, तो उन सब की बात हो रही है। मूविंग टू अ कॉम्पिटेंसी ड्रिवन अप्रोच फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट, 70-20-10 मैंडेट, 70% लर्निंग कम फ्रॉम जॉब एक्सपीरियंस। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। और 20% राइट फ्रॉम वर्किंग विद अदर्स, 10% कम फ्रॉम प्लान ट्रेनिंग। तो ये कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए जाएंगे, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से एफिशिएंटली वर्क किया जाए। फिर एक गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ICOT करके, जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो इसमें जो है ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें इन्हें मॉनिटर किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, इनको कुछ इंडिकेटर्स पे जज किया जाएगा। फिर हम देख लेते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, जो कि मिशन कर्मयोगी से लिंक्ड है और यही कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है सिविल सर्वेंट के। तो इनका कुछ फंक्शन है, जैसे फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान ऑफ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री एंड एजेंसीज, प्रिपेयरिंग एन एनुअल स्टेट ऑफ सिविल सर्विसेज रिपोर्ट, अप्रूविंग नॉलेज पार्टनर फॉर्मेशन, इवॉल्विंग अ हार्मोनियस डिसिल्यूट अप्रोच टू कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। मतलब ये मॉनिटर वगैरह करेगा, किस तरीके से इन्हें ट्रेनिंग देनी है, उसके पर रिपोर्ट देनी है, ये सारे काम कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ग्रीवियंस रिएड्रेसल मैकेनिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने गाइडलाइन जारी की है कि किस तरीके से लोगों की कंप्लेंट को सुनना है, उन्हें कैसे टाइम बाउंड रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना है और किस तरीके से वो लोगों के लिए एक्सेसिबल हो सकते हैं। तो ये हाइलाइट्स देख लेते हैं हम कुछ गाइडलाइंस की। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ ए नोडल ऑफिसर फॉर पब्लिक ग्रीवियंस, एक ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जो कि हर मिनिस्ट्री में अपॉइंट होगा और वो एड्रेस करेगा सारे जितने भी कंप्लेंट्स वगैरह हैं उन्हें अच्छे से देखेगा। फिर डेडिकेटेड ग्रीवियंस सेल बनाई जाएगी हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में, जिसमें मतलब अलग अलग स्कीम और एक्टिविटीज़ के बारे में नॉलेज जो है प्रोवाइड की जाएगी और उससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट वगैरह आती है तो उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। टाइम बाउंड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा कि इफेक्टिव ग्रीवियंस डेटेल हैव बीन reduced to 21 days फ्रॉम एग्जिस्टिंग 30 days। तो जितने भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वगैरह है वो 30 से 21 दिन के अंदर अंदर सॉल्व किया जाएगा। और ग्रीवियंस रिएड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स, ये एक इंडेक्स बनाया गया है ताकि हम मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को रैंक कर सकें और जब इसकी रिपोर्ट आए तो एक हेल्दी कंपटीशन रहे कि इस मिनिस्ट्री ने सबसे ज़्यादा कंप्लीट का रिजोल्यूशन दिया है और ये इसलिए रैंक 1 पे है और जो रैंक लास्ट पे है उसे थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे किस तरीके से वो इस चीज़ में आगे बढ़ सकता है। फिर ये एक तरीके का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है CP ग्राम्स करके, जिसमें 24 घंटे जो है इश्यूज़ वगैरह डाल सकते हैं और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जन योजना अभियान और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती लॉन्च पीपल्स प्लान कैंपेन, जो कि है जन योजना अभियान और द प्रिपरेशन ऑफ पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स फॉर 2025-26। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक तरीके का अभियान चालू किया है ताकि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनका ठीक से डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके, प्रॉपर तरीके से प्लान बने और उन पे लॉयल रहें उन प्लान पे और उसका प्रोग्रेस कर सकें। तो इसमें जो है तीनों टीयर को इंक्लूड किया गया है, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील वगैरह को इंक्लूड किया गया है ताकि ये अच्छे से काम कर सकें। अब इसमें जो है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनेगा, फिर ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनेगा। तो ये तीनों जब अपने अपने लेवल पे काम करेंगे और सभी लोगों को इंक्लूड करेंगे, जैसे लोकल लोगों को इंक्लूड कर लिया और वहाँ के यंग पॉपुलेशन, एल्डर पॉपुलेशन को इंक्लूड किया जाएगा। तो जब सब मिलकर काम करेंगे तो एक लोकल लेवल पे, मतलब एक तरीके से बॉटम अप अप्रोच यूज़ करके हम नीचे से ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो नीचे से ही चीज़ें डेवलप होती नजर आएंगी और प्रोग्रेस करेगी कंट्री। ये अपना लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाएंगे कि किस गांव में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना प्लान बनाएंगे, गोल्स बनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जैसे रिसोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर ले, उसे सस्टेनेबली यूज़ करेंगे। मान लीजिए कहीं पर इरीगेशन की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर इरीगेशन लाया जाएगा, किस तरीके से कैनाल को जोड़ा जाए, वहाँ पर पानी पहुँचाया जाए, और कहीं पर लाइट नहीं है तो सोलर पैनल लगाए जाएँ। तो अलग अलग जहाँ की जिस तरीके की प्रॉब्लम होगी उस तरीके का उसका प्लान बनेगा और उसी के बेसिस पे वहाँ पर काम होगा।
नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज़। रिसेंटली इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस ICOL वॉज इनॉग्रेटेड इन राजकोट, गुजरात। तो ये जो है एक तरीके से इंस्टीट्यूट बनाया गया है, जैसे सेंटर लेवल पे CAG होते हैं और वो अलग अलग स्कीम को ऑडिट करते हैं कि कितना पैसा उस स्कीम में लगा, कितना बचा, और क्या वो एफिशिएंटली यूज़ हुआ नहीं हुआ, बीच में करप्शन हुआ या नहीं हुआ। ये सारी जो ऑडिटिंग होती है उसी तरीके से ये जो है लोकल गवर्नमेंट के लिए ये एक तरीके से इंस्टीट्यूशन बनाया गया है ताकि इनका ऑडिटिंग हो सके। इसका नाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट लोकल गवर्नमेंट इसलिए रखा है ताकि ये इंटरनेशनली एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर सकें, ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड किस चीज़ के लिए, ऑडिट करने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, ठीक है। जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ होगी, पंचायत वगैरह होगी, इनको इनके जो इश्यूज़ आते हैं इनको ठीक से नॉलेज प्रोवाइड करना, इनका एड्रेस करना, ये सारी चीज़ें, प्लस इनका जो ऑडिटिंग वगैरह है इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, इनकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाई जाए, ये अपनी सर्विस कैसे बेहतर करें, तो ये सारी चीज़ें इसमें करी जाएंगी इस इंस्टीट्यूट में। तो ये राजकोट, गुजरात में खोला गया, इसे याद रखना है। तो ये CAG के बारे में बताया कैसे सेंटर में और स्टेट में CAG जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं किस किस चीज़ में, और ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड, देख लेते हैं। आर्टिकल 243G जो है वो बताता है एंश्राइन द बेसिक प्रिंसिपल फॉर डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू लोकल बॉडीज़, कि जो है पावर जो है लोकल बॉडीज़ को देनी चाहिए ताकि डेवलपमेंट हो सके। आर्टिकल 243J बोलता है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाई लॉ मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाई पंचायत एंड ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है लोकल लेवल के लिए, पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह के लिए एक लॉ बना सकती है जिसमें वो उसका अकाउंट वगैरह, ऑडिटिंग वगैरह कैसे करनी है, इन सब पे लॉ बनाएगी। फिर आर्टिकल 243Z कहता है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाई लॉ मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू मेंटेन अकाउंट म्यूनसिपैलिटीज़। तो म्यूनसिपैलिटीज़ में कैसे अकाउंट वगैरह ऑडिट करने हैं, और ये था पंचायत के लिए, ये म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। कंटोनमेंट पोर्ट्स रिसेंटली लैंड पोर्शन फ्रॉम 10 कंटोनमेंट पोर्ट टू बी मर्ज विद कंसर्न स्टेट लोकल बॉडीज। तो कंटोनमेंट पोर्ट जो होते हैं वो एक तरीके से वो एरिया होते हैं जहाँ पर मिलिट्री रहती है। जब वो मान लीजिए अगर देश में बहुत सारे मतलब काफ़ी सारे हमारे देश में पर्सनल हैं, सोल्जर हैं, सैनिक हैं जो कि देश में रहते हैं, तो जब वो बॉर्डर पे या फिर काम नहीं कर रहे होते या फैमिली के साथ जो उनकी फैमिली होती है वो जहाँ रहती है उसे कंटोनमेंट एरिया बोलते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने जो है देश के जो सैनिक हैं उनके ठहरने के लिए, उनके फैमिली के लिए जो क्वार्टर्स या घर वगैरह बनाए हैं वो कंटोनमेंट एरिया में बनाए गए हैं। इसे जो है एक तरीके से इसमें मिलिट्री और सिविलियन पॉपुलेशन रहती है, और जिस तरीके से हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह काम करती हैं उसी तरीके से ये भी काम करते हैं। वहाँ की डेवलपमेंट करना, वहाँ की रोड बनाना, अलग अलग वाटर इशू वगैरह जो होते हैं उन्हें सॉल्व कर दें, कहाँ से पानी आना है, और जो भी म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह के काम होते हैं वो कंटोनमेंट में होते हैं। तो कंटोनमेंट जो है सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, और बैरकपुर में कैलकाटा वॉज द फर्स्ट कंटोनमेंट इस्टेब्लिश 1765। तो 1765 में पहला कंटोनमेंट बना था बैरकपुर कैलकाटा में, और करंटली देयर आर 61 कंटोनमेंट इन इंडिया। तो आज़ादी के बाद अब 61 कंटोनमेंट एरिया बन चुके हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ कंटोनमेंट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ये जो है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है। वैसे जो म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत वगैरह हैं वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, लेकिन कंटोनमेंट एरिया जो है इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कंटोनमेंट एक्ट लाया गया 2006 में, और इसका एक बोर्ड बनाया गया कंटोनमेंट बोर्ड, जो कि जितनी भी सिविक ड्यूटीज़ हैं जैसे हेल्थ वगैरह हो गया, वाटर सप्लाई होगी, एजुकेशन होगी, तो ये सारी चीज़ें ये बोर्ड देखता है। तो कई तरीके के कंटोनमेंट बोर्ड होते हैं, कैटेगरी मतलब पॉपुलेशन वाइज इन्हें डिवाइड किया गया है। जैसे 50,000 या 50,000 से ऊपर है वो कैटेगरी 1 में आएंगे, कैटेगरी 2 में 10,000 से 50,000, कैटेगरी 3 में 2500 से 10,000, और कैटेगरी 4 में 2500 से कम पॉपुलेशन वाले एरिया को बोलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, सुप्रीम कोर्ट in recent judgment state that right to be free from adverse effect of climate change should be recognized by article 14 and 21। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए या फिर जितने भी एनवायरमेंटल इल इफेक्ट होते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट को जो है आर्टिकल 14 और 21 में रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एक केस हुआ था, पिटीशन हुई थी, जो कि है MK रंजीत सिंह वर्सेज अदर्स वर्सेज MK रंजीत एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो इस केस में बोला गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन, ये जो बर्ड होती है जो कि ज़्यादातर राजस्थान में पाई जाती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनके प्रोटेक्शन की बात की गई है इस केस के अंदर, इनके प्रोटेक्शन की, हैबिटेशन की, क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी कि बिजली के तार से इनकी मृत्यु हो जा रही है उन्हें, मतलब, और काफ़ी ये भी था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये अब कम दिखने लगी हैं। तो ऐसी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी, तो ये केस ने बोला है कि इनके प्रोटेक्शन और इनके हैबिटेशन के लिए कुछ करना चाहिए।
आर्टिकल 14 और 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी एंड लाइफ रिस्पेक्टिवली। तो इसके तहत हम कह सकते हैं आर्टिकल 14 और 21 के तहत कि हमें जो है इक्वालिटी और राइट टू लाइफ है, इसलिए हमें क्लाइमेट चेंज से भी बचने का समाधान चाहिए। एक केस और हुआ था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यह बोला गया था राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर आता है कि हम जो है पॉल्यूशन फ्री सोसाइटी में रहें, ये हमारा राइट है आर्टिकल 21 के तहत। वेलफेयर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बोला गया था कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल आर एसेंशियल फीचर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो पॉल्यूशन कर रहा है उसी से ही वो वसूलना चाहिए उसके पैसे पॉल्यूशन ख़त्म करने के लिए, कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी ने कहते हैं कि मतलब सोसाइटी में मान लीजिए किसी ने बहुत सारा प्लास्टिक जला दी, उसकी वजह से काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ आ गए या फिर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन हो गया, तो जिसने वो प्लास्टिक वगैरह जलाई है उसी से ही वो पैसा लेना चाहिए ताकि आसपास का एयर जो है वो क्लीन रह सके। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट से रिलेटेड। हमारे देश में 3 तरीके के पासपोर्ट होते हैं, एक ऑर्डिनरी जो कि ब्लू कलर का होता है, और एक होता है डिप्लोमेटिक जो कि वाइट कलर का होता है, एक ऑफिशियल होता है जो रेड कलर का होता है। तो ये 3 तरीके के हमारे पासपोर्ट होते हैं। तो रिसेंटली वन ऑफ द इनकम्बेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्लैड टू जर्मनी ऑन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आफ्टर एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़। तो एक MP जो है वो जर्मनी भाग गया, उसके ऊपर जो है सेक्सुअल अब्यूज़ के एलिगेशन लगे थे और वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे गया था। तो हम देख लेते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है। इशूड टू डेजिग्नेटेड मेंबर अथोराइज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। 30% कुड बी दोज लिविंग और हैविंग बीन ग्रांटेड है डिप्लोमेटिक स्टेटस। उसे डिप्लोमेटिक स्टेटस दिया गया है तभी उसे वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल प्रोसीडिंग अब्रॉड ऑन डिप्लोमेटिक असाइनमेंट और फॉर ऑफिशियल पर्पज। तो ये ऐसे टाइम पे दिया जाता है जब कभी हम डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पे भेजा जाए गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर कोई ऑफिशियल काम दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तब दिया जाता है। इसे 5 साल के लिए वैलिड होता है ये पासपोर्ट, और जो नॉर्मली होते हैं वो शायद 10 साल के लिए होते हैं। जो ब्लू वाले पासपोर्ट होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। इसमें इम्यूनिटी मिलती है कि कोई आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, डिटेन नहीं कर सकता, और कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स कुछ हद तक नहीं हो सकती अगर जिस कंट्री में आप जा रहे हैं। तो ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के फ़ायदे होते हैं। और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इसमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे इस टाइम पे इंडिया में जो है 33 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट से जाते हैं तो। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कॉमन सर्विस सेंटर से रिलेटेड। कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल विच ओवरसीज इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर सेलिब्रेटेड 15 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है डिजिटली, जैसे पब्लिक सर्विसेज होगी, फाइनेंशियल सर्विसेज होगी, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गई। तो ये ऐसी जो सर्विसेज हैं, सोशल सर्विस बोल सकते हैं एक तरीके से इसे, तो ये सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है हमें। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सेटअप की है अंडर कंपनीज एक्ट 1956। कुछ सर्विसेज के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीज़न, जिसमें यह है आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह के जो एप्लीकेशन है वो इस सर्विस दी जाती है। बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं। लैंड रिकॉर्ड्स हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, या फिर बिल पेमेंट वगैरह हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर गैस बिल वगैरह जो होते हैं वो G2C में आते हैं, यानी गवर्नमेंट टू सिटीज़न। फिर हो गया हमारा B2C यानी बिजनेस टू सिटीज़न सर्विस होगी, जिसमें बैंकिंग से रिलेटेड बिल पेमेंट वगैरह जो है भारत बिल पे सिस्टम हो गया, और ई-वॉलेट वगैरह जो होते हैं हमारे फ़ोन पे वगैरह, गूगल पे हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ई-कॉमर्स वाली चीज़ होती है ना, जिसमें हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, या D2H हो गया जिसमें हम डिश TV रिचार्ज कराते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी जो है B2C में आती हैं। फिर है फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ऑनलाइन इंश्योरेंस कराना है, पेंशन करानी है, बैंकिंग वगैरह, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से रिलेटेड। तो इंडिया की जो रैंक है वो 159 है 180 कंट्रीज़ में से। सोचिए कितनी नीचे चली गई है, 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ में से इंडिया यहाँ स्टैंड करती है। और ये रिलीज़ करती है पेरिस बेस्ड रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, जो कि इसे रिलीज़ करती है, और इसे पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पे 3 मई को। और टॉप रैंकर जो है वो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन है। 5 इंडिकेटर पे ये एक तरीके से रैंक दी जाती है। इन 5 इंडिकेटर्स पे वो हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लेजिस्लेटिव, सोशल एंड सिक्योरिटी। इन पे ये डिसाइड होती है इनकी रैंक। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कोर डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। ये असम इस गवर्नमेंट का एक अलग ही यूनिक स्टेप है कि मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है बड़ा, फिर उसके अंदर ही एक कोर डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया ताकि उसकी अच्छे से उसमें जो भी उसमें काम वाम होते हैं प्रोग्रेस करने के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट को प्रोग्रेस और आगे बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट के काम जो भी उन्हें अच्छे से लागू करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोर डिस्ट्रिक्ट जैसी चीज़ बना दी है। और जैसे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तहसील होती हैं, अलग अलग छोटे छोटे विलेज होते हैं, इसी तरीके से कोर डिस्ट्रिक्ट करके एक नई यूनिक काइंड का एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ बना दी है ताकि अच्छे से स्कीम्स को लागू कर सकें और प्रोग्रेस की ओर लेके जा सके असम गवर्नमेंट अपनी स्टेट को। इसकी वजह से क्या होगा,
डिसेंट्रलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, एनहेंस गवर्नेंस हो जाएगा, प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, प्रोवाइडिंग सर्विस क्लोजर टू पीपल। तो एक तरीके से सिटीजन का ही फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर लोगों से जुड़ेंगे इसकी वजह से। तो ये हमारी न्यूज़ थी, साल भर की गवर्नेंस से रिलेटेड न्यूज़ है वो हमने कवर कर ली है। और वीडियो को लाइक कर देना और लोगों को भी शेयर कर दो ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें और एग्ज़ाम से पहले वो भी रिवीजन कर सकें। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगर अच्छी लग रही है, नहीं भी अच्छी लग रही है तो भी कमेंट कर दो। तो थैंक यू।